आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 5 शुरू करेंगे। ठीक है, पार्ट 4 तक का आप लोग का वीडियो बना दिया गया है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वो वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। चैप्टर 2 पढ़ने से पहले हम कहेंगे कि आप लोग चैप्टर 1 पूरे पार्ट्स को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि चैप्टर 1 से ही चैप्टर 2 जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है ना, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स। ओके, चलिए देखिए, पार्ट 5 में पढ़ना क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल निकालना ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर। जी हाँ, जिस प्रकार से चैप्टर 1 में हम लोग क्या निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर में ना, चार्ज स्फीयर में हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे आज पोटेंशियल, है ना, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम जाना जाता है। निकालने से पहले हम लोग को थोड़ा सा स्फीयर के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, स्फीयर में जैसे हम लोग क्या है कि दो प्रकार का होता है स्फीयर। कितने तरह का होता है, दो तरह का स्फीयर होता है। ठीक है, एक होता है होलो स्फीयर और एक होता है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, एक होता है होलो स्फीयर और एक होता है सॉलिड स्फीयर। होलो स्फीयर को हम लोग थीन सेल के नाम से भी जानते हैं। थीन सेल मतलब कि पतला सा लेयर होता है उसमें है, इसलिए इसका नाम होलो स्फीयर बोलिए या थीन सेल बोलिए। और सॉलिड मतलब कि जिसमें वॉल्यूम पूरी तरह से हवा भरा हुआ है। आया बात समझ में। इन सब को भी दो भागों में बांट दिया गया है। जैसे होलो स्फीयर को कंडक्टिंग में बांटा गया है और फिर नॉन कंडक्टिंग में। ठीक है, कंडक्टिंग जिसको मेटालिक भी बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग जिसको डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग भी बोलते हैं, मतलब जिसमें से करंट पास नहीं हो रहा है, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, सॉलिड स्फीयर को भी दो भागों में बांट दिया गया है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में। ओके, देखिए इसमें अंतर ये है कि होलो कंडक्टिंग रहे या नॉन कंडक्टिंग रहे। ठीक है, होलो स्फीयर कंडक्टिंग रहे या नॉन कंडक्टिंग रहे और सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग रहे, इन तीनों का सेम प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इन तीनों में कौन कौन, होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग, इन तीनों में अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, चार्ज को दिया जाएगा, तो वो सभी चार्ज कहाँ आ जाएंगे, वो सभी चार्ज कहाँ आ जाएंगे, तो चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस, मतलब वो सभी चार्ज कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। आए पसंद में। तो ये तीनों में कॉमन होता है। ठीक है, कि ये चार्ज कहाँ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक अलग क्या है, अलग है नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है कि चार्ज सरफेस पे नहीं आता है, चार्ज कहाँ आ जाता है, होल वॉल्यूम में आ जाता है। ठीक है ना, चार्ज कहाँ आ जाता है, होल वॉल्यूम में, मतलब कि ये जो स्फीयर है इसके अंदर चार्ज आ जाता है। अगर चार्ज आप क्यू चार्ज मान लेते हैं इसको दिए हैं, तो इसके अंदर चार्ज सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसी को बोलते हैं होल वॉल्यूम चार्ज आ जाता है। आया बात समझ में, कि होल वॉल्यूम में चार्ज इसमें आ जाता है। समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, जो अभी निकालेंगे, तो वो तीनों का सेम होगा, मतलब होलो स्फीयर में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का और सॉलिड स्फीयर में कंडक्टिंग का, तीनों का सेम होगा। बात समझ में आ गया। और नॉन कंडक्टिंग का जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे वो अलग निकालेंगे। ठीक है, इसका एक अलग निकलेगा, क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा ना है। ठीक है, और ये चार्ज जो है वो सरफेस पे आ रहा है, इसलिए दोनों का अलग अलग हम लोग इलेक्ट्रो पोटेंशियल इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्फीयर के बारे में आप लोग जान गए होंगे कि कैसे क्या होता है, चार्ज डिसाइड किस में होता है, चार्ज होल सरफेस में किस में होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर्स को। मेन मतलब टॉपिक जो है, देखिए पोटेंशियल ड्यू टू होलो, है ना, होलो कंडक्टिंग रहे या नॉन कंडक्टिंग रहे। देखो लिखा हुआ है इसमें है। ठीक है, कि पोटेंशियल ड्यू टू होलो, तो होलो में कंडक्टिंग रहे या नॉन कंडक्टिंग रहे, और सॉलिड कंडक्टिंग में स्फीयर रहे। ठीक है, होलो में कंडक्टिंग रहे या नॉन कंडक्टिंग रहे, और सॉलिड स्फीयर में कंडक्टिंग रहे, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, तो उसमें सेम अगर निकालेंगे, है ना, पोटेंशियल सभी का, कहाँ पर, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, है ना, स्फीयर के सेंटर से, है ना,
आर डिस्टेंस पर हम लोग निकालेंगे, आउटसाइड और इनसाइड पॉइंट पर। तो सबसे पहले जो निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं, आउटसाइड पॉइंट पर। बात समझ में आ गई। तो ये आपका है कि पोटेंशियल निकालना है, एक बताएं तीनों, होलो, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का आउटसाइड पॉइंट पर। अब वो आउटसाइड पॉइंट आर डिस्टेंस से दूरी पर है। देखिए हम लोग जब परीक्षा मतलब बोर्ड एग्जाम में जब जो क्वेश्चन आता है उसमें एक सब्जेक्टिव कुछ लिखना पड़ता है, इसलिए देखिए ये सब्जेक्टिव क्या है इसमें लिखा हुआ है। सब्जेक्टिव मतलब कि वो क्या स्फीयर लिया गया है, क्या नहीं स्फीयर लिया गया, ये सभी चीज़ लिखना है। अब देखिए आउटसाइड पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं, आउटसाइड पॉइंट में क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बड़ा हो जाएगा कैपिटल आर से, है ना। कैपिटल आर क्योंकि स्फीयर का आर है, स्मॉल आर जो है वो आउटसाइड पॉइंट है, तो आर तो है ना बड़ा हो जाएगा ना स्मॉल आर कैपिटल आर से। बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर लेट अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, मान लेते हैं एक स्फीयर है जिसका रेडियस जो है कैपिटल आर है, ठीक है। तो लेट अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैपिटल आर है, ऑन विच, जिस पर जो है चार्ज क्यू है, जिस पर चार्ज क्या है, क्यू है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, जो पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली रूप से फैला हुआ है, जो पूरे सरफेस से क्या हुआ है, यूनिफॉर्मली रूप से फैला हुआ है। इसलिए देखिए ये सब्जेक्टिव है बोर्ड एग्जाम में, इसका मेन फॉर्मूला काम होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो सब्जेक्टिव जो होता है वो बोर्ड एग्जाम में लिखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि माना कि एक स्फीयर है ना, लिखते ना हिंदी में, माना कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, जिस पर चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक पॉइंट पी लिया गया है जो सेंटर से आर दूरी पर है, ठीक है। पॉइंट पी जो सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, आउटसाइड पॉइंट है फ्रॉम द सेंटर वेयर वी विल कैलकुलेट पोटेंशियल, जहाँ पर हम लोग को पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये लिखना पड़ता है बोर्ड के लिए, है ना। बोर्ड में ये ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है लिखना स्टेटमेंट, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिख करके हम बता दिए। आगे देखेंगे तो इस पी पॉइंट पर हमको क्या करना है, पोटेंशियल है ना फाइंड करना है। तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए बात समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, मतलब कि फील्ड और पोटेंशियल के बीच के रिलेशन से हम लोग को क्या प्राप्त है कि डेल्टा V बराबर माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डेल आर, है ना। ये पता हमको है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन है, ठीक है। बस में आया। तो ये जो है रिलेशन ये आपको निकाला हुआ था पहले भी, है ना, पार्ट 3 या 2 में निकाला हुआ है कि फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो वो रिलेशन यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए ये डेल्टा V की जगह इन्फिनिटी से P पर लिखा है, देखिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर डेल्टा V मतलब क्या, दो पॉइंट के बीच की, तो एक पॉइंट जैसे इन्फिनिटी से P तक ला, तो VP माइनस V क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। बताया था ना कि डेल V मतलब कि जो डेल पोटेंशियल होता है वो दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है ना। तो एक पॉइंट को हम मान लिए P पॉइंट जो जिस पर हमको निकालना है, और एक पॉइंट को क्या मान लिए, इन्फिनिटी। क्योंकि देखिए इन्फिनिटी इसलिए माने क्योंकि वहाँ का पोटेंशियल जीरो होता है, पता है हमको कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए हम इन्फिनिटी मान लिया। तो इन्फिनिटी से ही एक चार्ज को लाए हैं P पॉइंट पर, तो इसमें जो पोटेंशियल मेरे P पॉइंट में मिलेगा ना वही इसका वैल्यू होगा। बात समझ में आया, इसलिए इन्फिनिटी लिया गया बस दूसरे पॉइंट के रूप में, और कुछ नहीं, ठीक है। आगे तो ये रिलेशन तो समझ ही गए हैं। आगे देखिए हम लोग क्या अभी बता दें, कनेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसलिए बोले चैप्टर 1 आप लोग पढ़ लीजिएगा। चार्ज स्फीयर में आउटसाइड P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, तो वो आपको चैप्टर 1 में बताया हुआ है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट P क्या होता है, KQ/R²। बस में R जो है सेंटर से दूरी जो रहता है पॉइंट पर वो है, तो KQ/R², ओके। अब देखिए
वी पी माइनस वी लेमडा अभी बताए थे ना कि डेल्टा वी बराबर इन्फिनिटी से पी, तो मतलब कि पी वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, बात समझ में, वी पी माइनस वी इन्फिनिटी वो वैल्यू लिख दिया, और इसका जो रिलेशन था रिलेशन लिख दिया माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से पी, है ना। इन्फिनिटी से पी का मतलब पी पॉइंट कितना दूरी पर, आर दूरी पर है, ई डॉट डेल आर, बस ई डॉट डेल आर। तो वी पी माइनस वी लेमडा बराबर हो गया माइनस इंटीग्रेशन ये इन्फिनिटी से आर के, ई का वैल्यू क्या है के क्यू बाय आर, देखिए लिखा हुआ है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और डी आर का डी आर, और डॉट प्रोडक्ट है तो इसमें जो है 0 डिग्री। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, ई और डी आर के बीच का जो थीटा है, देखिए पी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा, ओके, और डी आर जो दूरी है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया 0 डिग्री, इसलिए यहाँ पर क्या लिया गया है cos 0 डिग्री लिया गया है, आए बात समझ में। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 लिख दिया। के क्यू यहाँ पर क्या है, के क्यू यहाँ पर कांस्टेंट होता है, तो इसलिए के क्यू को बाहर रख दिया, तो माइनस के क्यू। इंटीग्रेशन कहाँ तक से कहाँ जाना है, इन्फिनिटी से आर जाना है, इन्फिनिटी से आर जाना है, तो हो गया कितना सन 1 बाय आर स्क्वायर डी आर, है ना, क्या है इंटीग्रेशन 1 बाय आर स्क्वायर डी आर, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। और हम लोग को पता है, देखिए यहाँ पर भी जो इन्फिनिटी था वो क्या हो गया है 0 हो गया, पी इन्फिनिटी 0 कैसे हो गया, तो अभी बताए थे कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, ये सभी साइंटिस्ट बता चुके हैं कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है 0 होता है, हमेशा याद रखिएगा इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, इसलिए वी इन्फिनिटी क्या मान है 0 मान लिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है वी इन्फिनिटी बराबर 0, आए बस समझ में। आगे देखिए तो ये तो 0 हो गया, तो वी पी माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा वी पी ही हो जाएगा, अब माइनस के क्यू का माइनस के क्यू, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे 1 बाय आर स्क्वायर डी आर, तो ये आप लोग पढ़े होंगे मैथ में भी और फिजिक्स में भी थोड़ा पढ़ाया गया था आप लोग को। इसका वैल्यू होता है -1 बाय आर, क्या होता है -1 बाय आर, और इसका जो लिमिट लगा हुआ है उसको आगे में लिख दिया जाता है, ये पता है आप लोग को, है ना, ये पता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट है ना इसका लिख दिए हैं। देखिए इंटीग्रेशन 1 बाय आर स्क्वायर डी को -1 बाय आर है ना लिखा हुआ है, और लिमिट को लिख दिया इन्फिनिटी से आर तक का, बात समझ में आ गया, माइनस के क्यू। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे ना, जैसे इसको 1 बाय आर और लिखा हुआ है इन्फिनिटी से आर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे पता है, पहले अपर वाला लिमिट को लिखा जाता है, तो अपर वाला लिमिट आर है तो आर लिख दिया, फिर माइनस लगाया जाता है, और जो लगा हुआ है ना उसको लिख करके फिर लोअर वाला आर की जगह लिखा जाता है, तो इन्फिनिटी। अच्छा 1 बाय इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 1 बाय इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है, ये सब मैथ का क्वेश्चन है, तो 1 बाय आर और माइनस माइनस प्लस और 0, तो मेरा वैल्यू क्या आ गया -1 बाय आर, बात समझ में आया, ये समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है। तो -1 बाय आर प्लस 0 बराबर कितना आ गया -1 बाय आर, मतलब कैलकुलेशन कितना आ गया इसका वैल्यू -1 बाय आर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक डायरेक्ट वैल्यू लिख दिए हैं, बस में आया, देखिए -1 बाय आर है ना, आर इन्फिनिटी ये लिमिट लगा हुआ था, तो डायरेक्ट -1 बाय आर कैसे आया ये अभी बता दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, मतलब कि ये मेरे मिल गया है कि कोई भी स्फीयर है और भी चार्ज है और इसके आउटसाइड पॉइंट पी पॉइंट पर आर दूरी पर है, हमको पोटेंशियल कितना मिलेगा के क्यू बाय जितना आर दूरी है उसका, है बसन में। तो यही जो है फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला हो गया आपका कि आउटसाइड पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना है के क्यू बाय आर। देखिए इसके नीचे जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या है भी किसके प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर के क्यू यहाँ कांस्टेंट है, तो 1 बाय आर के मतलब क्या है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज होगा, वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज होगा। साथ ही
यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, साथ ही क्या होगा कि यह चार्ज हमको क्या लगेगा, इट सीम्स एज इफ, मतलब कि यह दिखता है मानो कि होल चार्ज क्यू इज केप्ट एट सेंटर ऑफ स्फीयर, मानो कि पूरा जो चार्ज है वो कहाँ है, सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, पूरा जो चार्ज है मानो कि ये होल चार्ज जो है वो सेंटर पर रखा हुआ है। बात समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, तो आउटसाइड पॉइंट पे हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग इनसाइड पॉइंट के बारे में देखेंगे कि इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। देखिए इनसाइड पॉइंट पर यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हम स्टेटमेंट नहीं लिखे, स्टेटमेंट सेम वही होगा, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट हम नहीं लिखे दोबारा है, ठीक है। चाहे तो स्टेटमेंट आप दोबारा लिखना चाहो तो वो वाला सेम लिख सकते हैं, सिर्फ आउटसाइड की जगह इनसाइड लिख दीजिएगा, इनसाइड क्योंकि पॉइंट है इसलिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से छोटा हो जाएगा, क्योंकि आर को हम लोग इनसाइड पॉइंट पर ले रहना है, इसलिए यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर से छोटा हो जाएगा। चार्ज है तो पता है, सरफेस पे चार्ज भी आ गया है। अब देखिए बहुत ही इसका साधारण सा केस है, देखिए सब चीज़ वही लगेगा, लेकिन इस बार क्या होगा कि इन्फिनिटी दूसरा पॉइंट नहीं होगा, इस बार जो होगा सरफेस इसका है ना पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इन साइड में ना है। देखिए ऐसे इन साइड में है, पी पॉइंट है, आर दूरी है, सेंटर है आर दूरी, तो इसमें जो सरफेस है ना, ये सरफेस एस, इसी को सरफेस, तो सरफेस से पी पॉइंट पर जाना हमको है, सरफेस से पी पॉइंट पर। चूँकि ये आउटसाइड पॉइंट था तो इसलिए हम इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे गए थे, लेकिन इस समय अभी सरफेस से पी पॉइंट पर इन साइड में जाएंगे। बात समझ में आ गया, ठीक। तो देखिए इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेमडा डेल्टा भी सरफेस से पी पॉइंट पर, एस मतलब सरफेस, ठीक है। और यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए ब्रैकेट लगा करके कि एस बराबर सरफेस, तो सरफेस जब एस बराबर होगा तो आर की दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल आर की दूरी कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। सरफेस पे जब बात करेंगे तो वही आर जो है कैपिटल आर के बराबर हो गया। अच्छा, कैपिटल आर के बराबर हो गया तो उस समय वी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर, कैपिटल आर, मतलब सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर। सेम लगेगा डेल्टा भी, मतलब जो रिलेशन होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कि डेल्टा भी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ठीक है। तो वो सेम यहाँ पर लगेगा, एस से लिमिट क्या है, एस से पी के, ठीक, लिमिट उसका वही रहेगा, सरफेस से कहाँ जाना है हमको, पी पॉइंट पर। बात समझ में आ गई। इसका डिफरेंस क्या लिखेंगे, डेल्टा एस, एस से पी का वी पी माइनस वी एस, क्या लिख देंगे, वी पी माइनस वी एस ना, लास्ट वाले का आगे लिखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन लगा दिए, एस से पी जा रहा है, ई डॉट डी आर हो रहा है, माइनस का माइनस हो गया। अब हम लोग को क्या है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पर कितना होगा, तो ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल चुके हैं। क्योंकि सारा चार्ज क्या हो रहा है, इसके सरफेस पे रिसाइड हो जा रहा है, सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ रहा है, तो इसके इनसाइड पॉइंट पर कोई भी चार्ज होगा नहीं होगा, तो कोई भी जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, जीरो हो जाता है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला हुआ है चैप्टर 1 में कि इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट पी पर क्या होता है, जीरो होता है। पैसे में आ गया, तो वी पी माइनस वी एस, ई का वैल्यू कितना आ गया, जीरो है ना, ई का वैल्यू जीरो आ गया। तो जब ई का वैल्यू जीरो आ गया तो ये पूरा मैटर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वी पी माइनस वी एस बराबर जीरो हो गया, तो वी पी ये वी माइनस वी एस को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वी एस, मतलब कि वी पी बराबर क्या हो जाएगा, वी एस का वैल्यू क्या था, के क्यू बाय आर, मतलब कि स्फीयर में इनसाइड पॉइंट, कहीं भी इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे होगा, मतलब सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा ना इनसाइड पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है ना, बात समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही एक समझिए कि रेयर केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, चूँकि ऐसा नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्ट जीरो हो गया, लेकिन
यहाँ पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ। पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ मतलब इनसाइड पॉइंट, कहीं भी इनसाइड पॉइंट पर सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा मतलब पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, पी पॉइंट पर होगा। मतलब क्या है, ये तीनों जो टर्म है वो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट। मतलब इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जो सरफेस पे जितना वैल्यू रहेगा वही होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं इसका ग्राफ कि इसके बीच में ग्राफ कैसे बनेगा। भी एंड एस आर के बीच में है ना, आर रेडियस हो गया स्फीयर का रेडियस और भी मतलब पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए एक मान लेते हैं ये एक स्फीयर है ना, इसमें चार्ज दिया हुआ है प्लस 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 करके चार्ज लगाया हुआ है स्फीयर में है। इसको वाई एक्सिस पे रखा गया स्फीयर में है और देखिए वोल्ट को यहाँ दिखा रहा है ये वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस जो है वो स्मॉल आर को दिखा रहा है, ठीक है। स्मॉल आर मतलब दूरी। तो देखिए ये जो ड्रॉ किए हैं वो सरफेस का ड्रॉ है, इसलिए देखिए आर लिखा हुआ है। यहाँ से ये इनसाइड पॉइंट, यहाँ से ये आउटसाइड पॉइंट हो जाता है। और चूंकि जानते हैं कि इनसाइड पॉइंट पर सभी पॉइंट पर क्या होता है, वैल्यू इसका कांस्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे लाइन खींचा हुआ है, ये कांस्टेंट का लाइन है कि इनसाइड पॉइंट पर ये लाइन क्या है, कांस्टेंट है। और कितना वैल्यू, के क्यू बाय आर। और यहाँ से ये सरफेस से जैसे ही आगे बढ़ता है तो ये क्या होने लगता है, घटने लगता है, भी प्रोपोर्शनल 1/r हो जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही तक का वीडियो देखते हैं, ठीक है। फिर इसका जो है हम लोग है ना कल इनसाइड पॉइंट का है ना वीडियो बनाएंगे, तो उसको देखिएगा। आज यहाँ से स्फीयर का कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, होलो स्फीयर का, कौन सा स्फीयर का, होलो स्फीयर का कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड स्फीयर का कंडक्टिंग का सिर्फ इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट बनाया गया है, ठीक है ना। अभी इसमें सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग का बनाना बाकी है, जो हम लोग कल देखेंगे। बात समझ में आ गए, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। आप लोग कर दीजिए। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।